करने वाले हैं 100 डेज कॉबलमॉन में, एक ऐसा वर्ल्ड जहां चारों तरफ बस पोकीमॉन्स रहते हैं। और इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी हैं। सबसे पहले तो हमें 6 पोकीमॉन्स पकड़ने एंड उन्हें मैक्स इवॉल्व करवाना है। नेक्स्ट हमें एक पोकेमॉन सेंटर और एक जिम चाहिए होगा। और फाइनली हमें लेजेंडरी पोकेमॉन्स म्यूटू और रेक्वाजा को कैप्चर करना है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि रेक्वाजा को कैप्चर करने के लिए हमें एक मास्टर बॉल चाहिए होगा। और बस एक मास्टर बॉल को बनाने के लिए हमें 2 नेदराइट इंगट, 2 शल्कर शेल और एक नेदर स्टार चाहिए। और सच बताऊं तो हमें नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं। तो डे 0 को हम फाइनली स्पॉन हो चुके थे हमारे पोकेमॉन के वर्ल्ड में। और सबसे पहले हमें एक पिचियोट एंड और एक पोकेमॉन मिला जिसका मुझे नाम नहीं पता। एंड इसीलिए हमें एक पोकीडेक्स बनाना पड़ेगा जिससे हमें सारे पोकेमॉन के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल ना हम सारे पोकेमॉन्स को देख रहे थे, लेकिन उसी वक्त हमें एक अजीब सा पेड़ दिख गया। तो हम चले गए उस पेड़ को चेक करने के लिए एंड ना उसमें कुछ फ्रूट्स थे जिसको कलेक्ट करने पे हमें एडवांसमेंट भी मिल गया। और फिर हमें पता चला कि ये तो एक एप्रिकॉन ट्री है। इस ट्री से हमें डिफरेंट कलर के एप्रिकॉन्स मिलेंगे जिससे हम पोकीबॉल्स बना सकते हैं। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हमने थोड़े वुड चॉप कर लिए एंड एक वुडन पिकैक्स बनाने के बाद हमने काफी सारे कॉबलस्टोन भी कलेक्ट कर लिए। एंड देन इनफ कॉबलस्टोन्स होने के बाद हमने स्टोन के टूल्स भी बना लिए। और अब हम फाइनली रेक्वाजा को पकड़ सकते हैं। नहीं यार सीरियसली मत लेना, मैं तो मजाक कर रहा था। फिलहाल तो हमें अपना स्टार्टर पोकेमॉन चूज करना था, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस के बीच हम कंफ्यूज हो चुके थे। पर फाइनली मैंने अपना फेवरेट पोकेमॉन चारमैंडर को चूज किया। और देखो यार ये कितना क्यूट है। हम इसके मेन्यू को भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे इसके सारे पावर्स, मूव्स और स्टैट्स हैं। और फाइनली भाई ने भी अपना स्टार्टर चूज कर लिया था एंड वो था टर्टविग। और ये भी कितना प्यारा है। और अब जैसे कि हमारे पास पोकेमॉन्स है तो मैंने भाई को चैलेंज किया एक पोकेमॉन बैटल के लिए। एक तरफ है टर्टविग और दूसरी तरफ है चारमैंडर और दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। लेकिन यार टाइप एडवांटेज की वजह से मैं ये मैच इजीली जीत गया। और इसी के साथ ही साथ ना मुझे एक अचीवमेंट भी मिल गई। लेकिन हाँ भाई का टर्टविग फेंट हो गया था और इसी वजह से भाई मुझसे बहुत गुस्सा था। पर फिर मैंने इसको थोड़े बहुत एप्रिकॉन्स दे दिए एंड ये खुश हो गया। लेकिन हाँ पोकेमॉन्स फेंट होने के बाद काफी टाइम लगता है उन्हें रिकवर होने में। तो ऑब्वियसली भाई थोड़ी देर तक अभी बैटल नहीं कर सकता। तो भाई ना ऐसे ही घूम रहा था और सामने उसे एक स्ट्रक्चर दिख गया। और ये स्ट्रक्चर ना काफी अजीब सा था क्योंकि इसके बीच में एक अजीब सा चेस्ट था। और इस चेस्ट को ओपन करने पे हमें काफी सारे कॉइन्स और थोड़ी बहुत डिफरेंट चीजें मिल गई। एंड हाँ ये चेस्ट काफी अच्छा लग रहा था तो हमने इसको भी ले लिया। हाँ हमें पता है हम बहुत ज्यादा लालची हैं। इसके बाद रात हो रही थी एंड हमें वुल चाहिए था बेड बनाने के लिए। तो मैंने एक मैरीब को मार दिया और हमें वुल भी मिल गया। यार पोकेमॉन्स को हम मार भी सकते हैं। देन ना हमें एक बेरी मिल गया था एंड इसी के साथ ही साथ हमें एडवांसमेंट भी मिल चुका था। और पता नहीं कैसे हमारे पास इनफ वुल थे जिससे हमने बेड बना लिया और सो गए। नेक्स्ट डे ना भाई का टर्टविग उसके कंधे में बैठा था और ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने चारमैंडर को भी अपने कंधे पे बैठाने की कोशिश तो की, लेकिन यार ये बैठ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बुरी चीज हुई। एक क्रीपर फट गया एंड उसकी वजह से मेरा चारमैंडर फेंट हो गया था। और इस क्रीपर पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। और अब तो मैं भी यार कोई पोकेमॉन के साथ फाइट नहीं कर सकता। यार हमें एक पोकी सेंटर जल्दी बनाना पड़ेगा। लेकिन यार पोकेमॉन सेंटर बनाने के लिए ना हमें एक बेस सेटअप करना था एंड इसीलिए हम चले गए एक अच्छी सी जगह ढूंढने। और इसी बीच हमें कुछ बेरीज मिल गए जिनको हमने कलेक्ट कर लिया। अब पता नहीं ये क्या करते हैं, लेकिन फ्री में मिल रहे हैं तो ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद नदी के पास हमें एक अच्छा जगह मिल गया जहाँ पे हम अपने बेस को सेटअप कर सकते हैं। हाँ ना सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके सामने एक रिवर है और यहाँ पे हमें वाटर टाइप पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। तो हमने थोड़े बहुत यहाँ पे चेस्ट एंड फर्नेस प्लेस कर दिए और जो हमें एप्रिकॉट के सैपलिंग मिले थे उनको भी हमने प्लांट कर दिया। एंड इसी बीच फाइनली मेरा चारमैंडर रिकवर हो चुका था जो कि बहुत अच्छा है। और ना ये चारमैंडर अभी 11 लेवल का है एंड ये 16 लेवल पे इवॉल्व भी कर जाएगा। तो ऑब्वियसली हम दोनों ही चले गए एंड पोकेमॉन्स को लेवल अप करने के लिए फाइट करने लगे। और ना मैं जानबूझ के इजी पोकेमॉन्स के साथ फाइट कर रहा था एंड सारे बैटल्स जीत जा रहा था। और एक बात तो माननी पड़ेगी, फाइट के एनिमेशंस इतने अच्छे थे कि क्या बताऊं। मैं तो जानबूझ के और ज्यादा लड़ रहा था बस चारमैंडर का एम्बर अटैक देखने के लिए। और ये क्या सही लग रहा है यार।
फिर ना मैं ऐसे ही एक बार फाइट कर रहा था और मैंने पीछे ना कुछ आवाज सुना एंड देन मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे एक पोकेमॉन के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन वो पोकेमॉन ने उसी को डिफीट कर दिया। मतलब एक वाइल्ड पोकेमॉन ने इसको डिफीट कर दिया। फिर ना ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उस पोकेमॉन को इसने स्वॉर्ड से मार दिया। यार इसका फाइट ना मस्त था, मजा आ गया यार। फिर ना मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन एक बात तो इसकी सच थी, अगर हमें सच में पोकेमॉन चैंपियन बनना है ना तो हमें और पोकेमॉन्स पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पोकेबॉल्स चाहिए और पोकेबॉल्स बनाने के लिए हमारे पास कॉपर या आयरन है ही नहीं। और हाँ, इसका मतलब यह है कि हमें माइनिंग जाना पड़ेगा। तो ना जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें पास में एक काफी बड़ा केव मिला था, लेकिन उस केव में जाने के बाद हमें एक बहुत अजीब चीज दिखी। हमने देखा कि यहाँ पे कुछ तो अजीब टाइप के रूट्स लगे हुए हैं जिनको कलेक्ट करके हमें एक एडवांसमेंट भी मिल गई। फिर हमने काफी सारे कॉपर एंड आयरन कलेक्ट कर लिए एंड दोनों ही पोकेबॉल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। एंड फाइनली थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हम घर वापस आ गए और सारी चीजों को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और अब जैसे कि अपने पास सारी चीजें थी तो सबसे पहले हमने एक पोकेडेक्स बना लिया। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अब हम पोकेमॉन्स को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से ज्यादा पावरफुल हैं। हाँ, हमें बस पोकेमॉन्स के पावर से मतलब है और कुछ नहीं। फिर ना मैं भाई को स्कैन कर रहा था, लेकिन लगता है ऐसा पोकेमॉन पोकेडेक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं है। फिर ना हमने पोकेबॉल्स भी बना लिए एंड अपने पास जितना एक्स्ट्रा आयरन था उससे हमने आयरन का चेस्ट प्लेट बना लिया। और यार ये पोकेबॉल कितना सही लग रहा है। और ना ये डिफरेंट कलर के पोकेबॉल डिफरेंट काम करते हैं, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं, लेकिन अभी अपना जो काम था वो था एक और पोकेमॉन पकड़ना। एंड मुझे एक घासली मिल गया था और ये पोकेमॉन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास दो पोकेमॉन से एक चारमैंडर एंड एक घासली, और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम थी और वो था कि घासली का स्मोक पार्टिकल्स गायब हो गया था। फिर ना मैं ये बात बताने भाई के पास आ रहा था, लेकिन उसने भी ना एक पोकेमॉन पकड़ा था और ये पोकेमॉन था 33 लेवल का सरफेच्ड और ये काफी सही लग रहा है। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि अब हम अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व करवा सकते हैं? और यार हम ना पोकेमॉन्स को इवॉल्व करवाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने चारमैंडर को इवॉल्व करवाया एंड यार एनिमेशन ना कितना सही लग रहा है। और यार मेरा चारमेलियन ना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और अब तो ये और भी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। एक बार बस इसे खिला पिला के चारिज़ार्ड बना दूं, फिर देखता हूँ पोकेमॉन्स को। इसके बाद ना भाई ने भी अपने टर्टविक को इवॉल्व करवा लिया था एंड ये बन चुका था ग्रॉटल। और मानना पड़ेगा यार, ये ग्रॉटल ना दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन एक सच बात बताऊं, अभी भी ना हम रेक्वाजा को पकड़ने के आसपास भी नहीं है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या पता यार हम रेक्वाजा और म्यूटू को पकड़ पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल ना हमें एक घर चाहिए था, क्योंकि ऐसा चेस्ट बाहर में रखना अच्छा नहीं लगता। और ऑब्वियसली जैसे कि अपने पास एक नया टाइप का वुड है तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो चलो इस घर को बनाना शुरू करते हैं। Nykaa Cosmetics Matte to Last Bullet Lipstick. Lasts through my 3 cups of chai. Oops. Goes from ओके तो अपना घर बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है और यार ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ पता है ये घर काफी छोटा है, लेकिन ये काफी सिंपल और कोजी भी तो है। ओह ये डोर पोकेबॉल जैसा दिख रहा है यार, हमने अभी नोटिस किया। यहाँ पे काफी सारे चेस्ट हैं एंड ऊपर में अगर आप जाओगे तो ऊपर में अपना बेडरूम है और फिलहाल अपने सारे सामान को रखने के लिए यहाँ पे इनफ स्टोरेज है। तो हमारा घर तो बन चुका है, लेकिन ना हमें एक बेरी गार्डन भी चाहिए। क्या आपको नहीं पता एक बेरी गार्डन क्या होता है? यार एक बेरी गार्डन एक ऐसा गार्डन होता है जहाँ पे आपके पास काफी सारे बेरीज हो और ये बेरीज ना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये सिट्रस बेरी हमारे पोकेमॉन के एचपी को इंक्रीज करता है और जैसे कि अपने पास पोके सेंटर नहीं है तो आप समझ सकते हो ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब ना जैसे कि रात हो रही थी तो हमें देखना था कि रात में कैसे पोकेमॉन्स मिलते हैं, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और पोकेमॉन्स के साथ लड़ने लगा और हाँ इसी में अपनी पूरी रात निकल गई। तो रात को बाहर घूम के हमें एक चीज तो पता लग गई और वो था कि हम काफी कमजोर हैं।
हाँ मतलब हमारे पोकेमॉन्स तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई आर्मर ना होने की वजह से हम काफी वीक हैं। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम चले गए केव में माइनिंग करने। ओके तो यार हम माइनिंग करके घर वापस आ चुके हैं एंड अपने पास इतने आयरन थे कि हमने अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया। और ना माइनिंग करके हमें डायमंड्स भी मिले थे, जिससे हमने डायमंड का पिकैक्स बना लिया। फिर हम ऐसे ही घूम रहे थे और भाई को पानी में एक गैरेडोज मिल गया। और यार एक गैरेडोज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। तो इसके साथ थोड़ी देर फाइट करने के बाद जल्दी से मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की और ये कैप्चर भी हो गया। और ये ना अभी तक का बिगेस्ट पोकेमॉन है जो कि हमने देखा है। अब मेरी टीम में है चार्मेलियन, गैसली एंड एक गैरेडोज। और सच बताऊं तो अब लग रहा है कि हम शायद से रेक्वाजा को पकड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एक हीलिंग स्टेशन। हाँ मतलब क्या है ना कि कभी भी अपने पोकेमॉन मर जा रहे हैं जिनको हम लोग रिवाइव कर ही नहीं पा रहे, एंड इसीलिए हमें एक हीलिंग स्टेशन चाहिए। लेकिन ना इस हीलिंग स्टेशन को बनाने के लिए हमें काफी सारी चीजें चाहिए, एंड उसमें से एक है एक घास टीयर। अब ऑब्वियसली एक घास टीयर के लिए हमें नेदर जाना था, तो हमने काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए एंड एक नेदर पोर्टल बना लिया। वैसे हमें काफी ज्यादा डर लग रहा है यार, क्योंकि अपने पास बस आयरन आर्मर है और शायद से हम मर भी सकते हैं। लेकिन थोड़ी हिम्मत बटोर के हम नेदर चले गए, जहाँ पे सबसे पहले हमें एक घास दिख गया। और अपनी किस्मत तो देखो, उस घास को मारते ही हमें एक घास टीयर भी मिल गया। लेकिन नेदर में ना सिर्फ घास टीयर नहीं था, वहाँ पे कुछ ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि हमें ओवरवर्ल्ड में कभी नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत पोकेमॉन्स को चेक करने के बाद हम चले गए दूसरे बायोम में, क्योंकि डिफरेंट बायोम में डिफरेंट पोकेमॉन स्पॉन होते हैं। लेकिन रास्ते में हमें एक फायर स्टोन और एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। लग रहा है अपनी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। नेदर फोर्ट्रेस में हमें थोड़े बहुत वॉट मिल गए जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे हाइपर पोशंस बनाने के लिए। फिर हमें एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया, जहाँ पे बहुत सारे ब्लेजेस मारने के बाद हमें काफी सारे ब्लेज रॉड्स मिल गए। लेकिन इसके बाद हम ना विदर स्केलेटन के साथ फाइट कर रहे थे, पर विदर स्केलेटन ने मुझे ही मार दिया और अपनी सारी चीजें डी-स्पॉन हो गई। और ये तो कुछ भी नहीं है यार, विदर स्केलेटन्स ने भाई को भी मार दिया था, लेकिन वो दोबारा से नेदर फोर्ट्रेस गया और 3 ब्लेज रॉड लेके आया। हमें पहले ही लग रहा था कि आयरन आर्मर पहन के अगर हम नेदर जाएंगे ना तो पक्का मर जाएंगे, पर अब तो अपने पास आयरन आर्मर भी नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए, जहाँ पे हमें काफी सारे आयरन और डायमंड मिल गए। ओके तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड अब अपने पास आयरन का आर्मर भी है। हाँ ना, इस हीलिंग सेंटर को बनाने के लिए अपने पास सब कुछ था, बस एक रिवाइव के अलावा। मतलब क्या है ना कि ये रिवाइव बनाने के लिए हमें रिवाइवल हब चाहिए होगा, एंड वो रिवाइवल हब हमें लश केव से मिलेगा। और आपको तो पता है कि लश केव कितने रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं हार सकते थे, एंड इसीलिए हम चले गए एक लश केव ढूंढने। और भाई सच बता रहा हूँ, हमने ना काफी देर तक एक्सप्लोरेशन की एंड फाइनली जाके हमें एक अज़ेलिया ट्री मिल गया एंड उसके नीचे लश केव था। फिर वहां से हमने रिवाइवल हब को भी ले लिया एंड वहां पे काफी सारे डायमंड्स भी थे, तो हमने उनको भी कलेक्ट कर लिया। हाँ मतलब अगर फ्री में डायमंड्स मिल रहे हैं तो कौन ही मना करेगा यार। फिर हम घर वापस आ गए एंड हमने ना सबसे पहले डायमंड के चेस्ट प्लेट एंड पैंट्स बना लिए। सॉरी, अपने पास चेस्ट प्लेट के लिए उतने डायमंड्स नहीं थे एंड इसलिए सिर्फ हमने पैंट्स बना लिए। फिर ना हमने रिवाइवल हब को स्मेल्ट करके रिवाइव बना लिया एंड फाइनली हमने हीलिंग मशीन बना लिया। यार पोकेमॉन्स को हील करते वक्त कितना सही साउंड आता है ना। और सबसे बड़ी बात, अब हमें पोकेमॉन्स के रिकवर होने का घंटों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बस एक हीलिंग मशीन बनाने से काम खत्म थोड़ी ना हो जाता है। अब इस हीलिंग मशीन को रखने के लिए हमें चाहिए था एक पोकेमॉन सेंटर। एंड अपने पास एक काफी सही आइडिया है कि ये कैसा होने वाला है, तो चलो जल्दी से अपने पोके सेंटर को बनाना शुरू करते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. यार अपना पोकी सेंटर कितना अच्छा लग रहा है।
एकदम ना गेम में जैसा होता है वैसा ही लग रहा है। और ना हमने अंदर को भी वैसा ही बनाया है। यहाँ पे एक टाउन मैप है, बैठने के लिए एरिया है और यहाँ पे नर्स जॉय भी है। हाँ, आपने सही समझा, यही नर्स जॉय है। लेकिन मेन चीज के बारे में बात करते हैं और वो है हीलिंग, नहीं सेकेंड फ्लोर। क्या आपको लगा था मैं हीलिंग मशीन के बारे में बात करूंगा? नहीं यार, सेकेंड फ्लोर ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसे ना हमने बनाया नहीं है क्योंकि गेम में सेकेंड फ्लोर में हमेशा कंस्ट्रक्शन ही चलते रहता है। फिलहाल तो बात यह है कि अब हम अपने पोकेमॉन्स को कभी भी क्योर कर सकते हैं एंड हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। पर अब ये कंप्लीट हो चुका है और हम बहुत खुश हैं। लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ चुकी है और वो है कि हमें फॉसिल पोकेमॉन्स चाहिए। हाँ, मतलब अगर आपको पता नहीं तो फॉसिल पोकेमॉन्स ना एंशिएंट पोकेमॉन्स होते हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ऑब्वियसली ये नेचुरली स्पॉन नहीं होते एंड अगर हमें ये चाहिए ना तो इनके फॉसिल्स को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि फॉसिल्स ना सर्च ग्रेवल के अंदर मिलते हैं। तो हम अपने पास वाले स्ट्रक्चर में चले गए जहाँ पे काफी सारे सर्च ग्रेवल थे एंड इनको ब्रश करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मतलब आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा रेयर है। फिर ना हमने थोड़ा बहुत और गूगल रिसर्च किया और हमें पता चला कि फॉसिल्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ही स्पॉन होते हैं। तो हम चले गए फॉरेस्ट में जहाँ पे हमें एक ओल्ड बर्ड ट्री मिल गया एंड यहाँ पे ना एक हमें फॉसिल भी मिल गया। हाँ, मतलब ये फॉसिल मुझे नहीं भाई को मिला था और वो ना मुझे ये कभी नहीं देने वाला। तो फिर मैंने भी थोड़ी बहुत माइनिंग शुरू कर दी एंड मुझे भी एक फॉसिल मिल गया। लेकिन मुश्किल ना इस फॉसिल को ढूंढने में नहीं, इसे जिंदा करने में है। तो हमें ना इस फॉसिल को जिंदा करने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक फॉसिल टैंक, एक एनालाइजर और एक डाटा मॉनिटर। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो टेंशन मत करो क्योंकि हमें भी नहीं आया था। तो जैसे कि हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो हम चले गए डायरेक्टली इन चीजों को बनाने। और हाँ, मानना पड़ेगा इन चीजों को बनाना काफी ज्यादा इजी था। यहाँ पे हमने अपने फॉसिल को रख दिया और काफी सारे रिवाइवल हब देने के बाद कुछ तो काम शुरू होने लग रहा था और एक छोटा सा हमें डॉट दिख रहा था, शायद से अपना फॉसिल ना रिवाइव हो रहा है। वैसे ये कुछ ज्यादा ही टेक्निकल चीज लग रही है तो हम अपना दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। जब तक अपने फॉसिल का काम हो रहा था ना तब तक हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत इंचैंटमेंट कर ली जाए। लेकिन अपने पास एक भी बुक शेल्फ नहीं था तो हमने काफी सारे पोकेमॉन्स एंड काउस को मार के बहुत सारे लेदर कलेक्ट कर लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब चीज ये थी कि भाई को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया और इसी के साथ ही साथ ना उसको एक मैप भी मिल गया और दोनों ही बहुत अजीब थे। मतलब स्मिथिंग टेम्पलेट तो अजीब था ही और मैप भी ना कुछ तो अननोन स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट कर रहा था। मैप के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये स्मिथिंग टेम्पलेट को ना हम अपने फिशिंग रॉड में लगा सकते हैं और पोकेमॉन्स पकड़ सकते हैं। तो हम जल्दी से चले गए, एक फिशिंग रॉड बना लिया और अपने फिशिंग रॉड में ना पोकी बॉल भी लगा लिया। और यार सच में ये फिशिंग रॉड ना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें तो एक छोटा सा पोकी बॉल भी है जो कि कितना औसम लग रहा है। तो हम चले गए थोड़े बहुत पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए और जस्ट थोड़ी देर के बाद एक पोकेमॉन आ भी गया और ये पोकेमॉन था कि फिश, हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी इसके साथ फाइट करके मैंने थोड़ा लेवल इंक्रीज कर लिया। फिर भाई भी ना चला गया फिशिंग करने के लिए एंड उसे एक बहुत बड़ा सा व्हेल पोकेमॉन मिल गया। पर यार ये नॉर्मल फिशिंग रॉड ना कुछ काम का नहीं है क्योंकि बहुत कमजोर पोकेमॉन्स आ रहे थे। अगर हम इसे मास्टर बॉल का बनाते हैं तो शायद से हमें अच्छे पोकेमॉन्स मिल सकते हैं, लेकिन अपने पास उतने पैसे ही नहीं हैं। फिर ना हमने देखा कि अपना फॉसिल पोकेमॉन बन चुका है और ये कितना अजीब लग रहा है। तो एक पोकेबॉल का यूज करके हमने अपने पहले फॉसिल पोकेमॉन को कैप्चर कर लिया था और ये कितना सही लग रहा है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने इसको अजीब कहा, लेकिन ना ये अजीब बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत क्यूट है। फिर भाई ने भी अपना फॉसिल डाल दिया था एंड थोड़ी देर के बाद इसका पोकेमॉन भी रेडी हो जाएगा। और ऐसे ही ना हम धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहे हैं और शायद से हम रेक्वाजा को भी कैप्चर कर लेंगे। नहीं यार, रेक्वाजा हमारी चटनी बना देगा। तो रेक्वाजा का ख्याल छोड़ के हमने एक पीसी बना लिया और अब ना हम एक्स्ट्रा पोकेमॉन्स को इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमें ना अपने पोकेमॉन्स को लेवल अप करना था एंड इसीलिए हम चले गए बैटल्स करने। वैसे इसका मेन रीजन ये है कि मुझे अपने चार्मेलियन और भाई को अपने ग्रोटल को इवॉल्व करवाना था। तो हमने काफी देर तक बैटल्स किए और अपने पोकेमॉन्स को लेवल अप कर लिया एंड अब फाइनली ये रेडी है इवॉल्व होने के लिए। और अब देख सकते हो हमने पोकेमॉन्स को कितना ज्यादा लेवल अप कर लिया है और यहाँ तक कि आर्किन जो कि अपना नया पोकेमॉन है उसको भी हमने 30 लेवल तक पहुँचा दिया है।
लेकिन फिलहाल तो हम चार्मेलियन और ग्रोटल के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो ना अब इवॉल्व होने वाले हैं। और मेरा चार्मेलियन बन चुका था चारिज़ार्ड, और भाई का ग्रोटल ना टॉर्टेरा बन चुका था, जो कि कितना अच्छा लग रहा है। और इसके शेल के ऊपर एक छोटा सा ट्री भी है जो कि वेव तक कर रहा है। तो पोकेमॉन्स को इवॉल्व करवाने के बाद हमने थोड़े बहुत बुक शेल्फ भी बना लिए, एंड इसी बीच भाई का फॉसिल पोकेमॉन भी बन चुका था। और ये भी ना आर्केनी था। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि ये कंधे में बैठ सकता है, नहीं तो मेरे वाले को मैं कंधे में ही बैठा के रखता। फिलहाल तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और वो थी कि हमारे पास पोकेमॉन्स तो काफी पावरफुल आ चुके हैं, लेकिन हम ही ना काफी कमजोर हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंचेंटेड गियर चाहिए था। तो हमने एक छोटा सा इंचेंटमेंट रूम बना लिया। If you feel that your child needs strong support for his or her growth, take action. I chose Pediasure, and today I can confidently say it made a difference. The growth chart on our wall showed me how much she's caught up since we started Pediasure. I could see visible growth in Naira in 90 days. So parents, try Pediasure today. रानी जैसी खूबसूरती जो भगवान क्रिएट करता है ना, तो खुद बैठते हैं वहाँ थोड़ा छैनी से खुद बना के कि हाँ अब ये अब आप दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे जैसे पता कैसे बनाते हैं, मिट्टी पकड़ी चल बेटा। हैंड डन। तो अपना इंचेंटमेंट रूम बन चुका है, और ना ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब ना हमें इंचेंटमेंट के नाम पे पिकैक्स में बस फॉर्च्यून चाहिए थी, क्योंकि यार हमें डायमंड माइन करने थे। मुझे तो फॉर्च्यून नहीं मिला, लेकिन ना भाई को फॉर्च्यून मिल चुका था। भले ये फॉर्च्यून 1 था, लेकिन यार काफी काम का है। इसके बाद हम चले गए अपने केव में माइनिंग करने के लिए, क्योंकि पहले से हमारे पास ना काफी सारे डायमंड्स थे। काफी देर तक डायमंड माइन करने के बाद हम अपने घर वापस आ गए, एंड अपने पास ना 60 डायमंड्स थे। और हमने जो फॉर्च्यून 1 यूज किया था ना, उससे हमें 15 डायमंड्स एक्स्ट्रा मिले थे। देख रहे हो फॉर्च्यून 1 भी कितना काम आ सकता है। इसके बाद हमने डायमंड के सारे आर्मर एंड टूल बना लिए, और अब लग रहा है कि हम काफी स्ट्रांग हैं। और अब हम तैयार थे उस स्ट्रक्चर में जाने को जिसका भाई को मैप मिला था। तो मैप लेने के बाद हम चले गए उस स्ट्रक्चर को ढूंढने। रास्ते में हमें काफी सारे नए पोकेमॉन्स मिले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ना हमें एक स्क्वाटल मिल गया। और भाई को स्क्वाटल काफी ज्यादा पसंद है, तो उसने स्क्वाटल को कैप्चर कर लिया। यार अब इसके पार्टी में कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आ चुके हैं। फिर हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, एंड धीरे धीरे हम उस जगह तक पहुंच रहे थे। और फिर फाइनली हम उस जगह तक पहुंच तो गए, लेकिन स्ट्रक्चर ना काफी अजीब सा था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शिप बना हुआ था, जिसके ऊपर ना काफी सारे ट्रायल स्पॉनर्स थे। और ये शिप भाई कितना अजीब सा था, मतलब अंडरग्राउंड कोई शिप होता है क्या। फिर एक एक करके हमने सारे स्पॉनर्स को डिफीट कर लिया, काफी सारे चेस्ट लूट लिए, एंड यार हमें ना बहुत सारे रेयर कैंडी भी मिल चुके थे। और अगर आपको पता नहीं तो रेयर कैंडी ना सिर्फ नाम की रेयर नहीं है, ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है। और इससे हम अपने पोकेमॉन्स के लेवल अप कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हो अपना कितना ज्यादा टाइम सेव होगा। अब जैसे कि हमने पूरे स्ट्रक्चर को लूट लिया है, तो चलो अपने घर वापस चलते हैं। ओह, हम घर वापस आ भी गए, चलो सही है। तो ना इस चेस्ट में सारी चीजें हैं जो कि हमें मिले हैं, एंड उन चीजों में से सबसे इम्पोर्टेंट है रेयर कैंडीज। हमें 5-5 रेयर कैंडीज मिले, जिससे मैंने आर्किन को लेवल अप कर लिया। और ये ना काफी अच्छा हो गया, क्योंकि अब मैं आर्किन को इवॉल्व भी करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आर्किन को इवॉल्व करवा लिया, और भाई ना स्लग्मा को भी लेवल अप करवा रहा था, जिसकी वजह से वो भी इवॉल्व हो गया। और अब धीरे धीरे हमारे पोकेमॉन्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, और शायद से हम एंड डायमेंशन भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे चारमेंडर की पावर देखनी थी, एंड इसीलिए मैं चला गया बैटल करने। इसी बीच भाई का वॉटर टर्टल ब्लास्टॉइज में इवॉल्व हो गया, और मेरा घासली ना गेंगार में इवॉल्व हो गया। और ये दोनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड अब जैसे कि हमारे पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, तो हम जा सकते हैं एंड में। यार हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये चेक करने के लिए कि एंड में क्या पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। क्या हमें लेजेंडरी पोकेमॉन मिलेंगे या ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, पता नहीं। लेकिन अभी हम एंड में जा भी नहीं सकते, क्योंकि अपने पास एंड पर्ल ही नहीं थे। तो हम चले गए नेदर में काफी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने, एंड इस बार जैसे कि अपने पास डायमंड का इंचेंटेड आर्मर था, तो इजीली हमने ब्लेज को मार दिया। मतलब एक बार मार क्या दिया, ये तो हमें कमजोरी समझने लगे।
तो नेदर से घर वापस आने के बाद हमारे पास 13 ब्लेज रॉड एंड 14 एंड पर्ल्स थे। और एक बार इनको आई ऑफ एंडर बनाने के बाद डायरेक्टली हम चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। इस वक्त ना अपने एक्साइटमेंट लेवल पीक पे थी। हमें ना एंड डिमेंशन से एक पोकेमॉन पकड़ना था एंड इसीलिए हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने थोड़े मोड़े चेस्ट लूट लिए। इसके बाद हमने स्पॉनर को तोड़ दिया एंड पोर्टल को भी लिट अप कर दिया। फिर इसके बाद हम चले गए एंड में, जहाँ पे सबसे पहले तो हमें कोई भी पोकेमॉन नहीं मिला। फिर हमें एक दो पोकेमॉन्स मिल गए जो कि उतने भी काम के नहीं थे। और हमने तो एंडर ड्रैगन को भी पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो पाया तो हमने उसको मार दिया। और फिर काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के बाद अब हमें चाहिए था इलाइट्रा। और इलाइट्रा ना इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें काफी दूर जाना पड़ेगा रेक्वाजा को ढूंढने के लिए एंड उसके लिए इलाइट्रा होना बहुत जरूरी है। एंड गेटवे से हम चले गए एंड आइलैंड्स में एंड यहाँ पे ना हमें काफी अच्छा स्पॉन मिला था। मतलब कम से कम एक बड़ा सा आइलैंड तो था। इसके बाद हम चले गए एंड सिटीज को ढूंढने, लेकिन बीच में ना हमें एक ऑसम सा पोकेमॉन मिल गया। ये था एक मेटाक्रॉस, जिसको भाई ने पकड़ लिया क्योंकि ये पोकेमॉन काफी स्ट्रांग होता है। और ये तो इसका इवॉल्व फॉर्म भी नहीं है। जब ये इवॉल्व कर जाएगा ना तब देखना ये कितना डेंजरस लगता है। इसके बस थोड़ी देर के बाद हमें एक एंड सिटी भी मिल चुका था, जहाँ पे काफी सारे शेल्कर को मार के हमें शेल्कर शेल भी मिल गए एंड यार हमें इलाइट्रा भी मिल गया। और अब हम काफी सारी ऐसी चीजें कर सकते थे जो कि पहले इम्पॉसिबल थी। नेक्स्ट में चला गया दूसरे एंड सिटीज को ढूंढने, जहाँ पे जल्दी से मुझे एक एंड शिप मिल गया एंड अपना दूसरा इलाइट्रा भी मिल गया। और फिर थोड़े बहुत चेस्ट लूटने के बाद हम घर वापस आ गए। ओके, तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड अपने पास ना काफी अच्छी लूट है। हमें एंड से काफी सारे शवल, इंचेंटेड आर्मर एंड 2 इलाइट्रा मिल गई थी। और इसी के साथ हमें मिला था एक स्टैक लेवल्स। हाँ, मतलब मेरे 64 लेवल्स है ना, इसीलिए एक स्टैक लेवल्स। अब ना हमारे पास सब कुछ था। हमारे पास बहुत पावरफुल गियर था, काफी पावरफुल पोकेमॉन थे, बस एक चीज नहीं था और वो था रेक्वाजा। लेकिन हम रेक्वाजा को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। इसे पकड़ने के लिए हमें जेडॉप चाहिए होगा। और ये जेडॉप कहाँ मिलता है पता है? एंशिएंट सिटीज में। हाँ, मतलब लिटरली रेक्वाजा पकड़ने के लिए हमें एंशिएंट सिटीज जाना पड़ेगा, जहाँ पे वार्डन्स रहते हैं। यार हमें रेक्वाजा नहीं पकड़ना। हम सोच रहे थे कि हम ये कैसे करने वाले हैं, लेकिन भाई ने तभी ना एक चीज डिस्कवर की। अब हम लिटरली पोकेमॉन्स के ऊपर बैठ सकते हैं। और ये कितना ज्यादा ऑसम है। मतलब मैं अपने चारिज़ार्ड के ऊपर बैठ के उड़ सकता हूँ। मुझे ना रॉकेट्स की ना ही इलाइट्रास की जरूरत है। मुझे बस चारिज़ार्ड चाहिए और मैं इसके ऊपर बैठ के कहीं भी जा सकता हूँ। और इसके ऊपर बैठ के कितना मजा आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि मैं हैप्पी घास के ऊपर बैठा हूँ, बस वो थोड़ा फास्ट हो चुका है। और भाई भी ना ब्लास्टॉइस के ऊपर बैठ के अंडर वाटर ब्रीदिंग कर पा रहा था। ये कितना मस्त है। अच्छा हुआ कि हमने अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व करवा लिया। और इसका मतलब ये है कि अब तो हमें एंशिएंट सिटी जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी एंड इसीलिए हम चलेंगे अपने पूरे आर्मर को इंचेंट करने। हाँ, मतलब अगर हम एंशिएंट सिटी जा ही रहे तो क्यों ना अपने पूरे आर्मर को मैक्स्ड आउट इंचेंट कर लेते हैं। ओके, तो अपना पूरा आर्मर इंचेंट हो चुका है एंड अब अपने पास प्रोटेक्शन है, तो शायद से हम लोग वार्डन को डिफीट कर लेंगे। नहीं यार, हम उसे डिफीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम वहां से भाग सकते हैं। तो मैं अपने चारमेंडर पे बैठ गया एंड भाई के पास इलाइट्रा था, तो हम दोनों ही चले गए एंशिएंट सिटी की तलाश में। और मैंने ना काफी देर तक एक्सप्लोर किया क्योंकि मुझे रॉकेट्स नहीं लग रहे थे और फ्री में ही मैं घूम पा रहा था। और फिर फाइनली भाई को एक एंशिएंट सिटी मिल गया था, जिसका उसने मुझे कोऑर्डिनेट दे दिया और मैं डायरेक्टली वहां चला गया। यार मुझे और थोड़ा उड़ना था चारिज़ार्ड के ऊपर। एंशिएंट सिटी में ना हमें काफी अच्छी पोकेमॉन्स मिले, जिनके हम पास नहीं गए ताकि वार्डन ना स्पॉन हो जाए। देख रहे हो हम वार्डन से कितना डरते हैं। फिर वुल से सारे स्पॉनर्स को बंद करने के बाद हमने चेस्ट को लूट लिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मतलब ये जेडॉप ना चेस्ट से ही मिलता है, लेकिन काफी रेयर होता है। बहुत सारे चेस्ट लूटने के बाद हमें एक साइलेंस आर्मर ट्रिम मिल गया, जो कि रेयरेस्ट आर्मर ट्रिम है, लेकिन जेडॉप नहीं मिला। पर फिर शायद से वार्डन ने हमारी सुन ली और हमें एक चेस्ट में जेडॉप मिल गया। और ये दिखने में ना बिल्कुल ही एंडरपल जैसा था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इसे देख के। तो चलो अब अपने घर वापस चलते हैं। यार ये हम लोग घर का नाम लेते ही हमेशा घर कैसे आ जाते हैं।
चलो जो भी हो, आपको एक चीज बतानी थी। एंशिएंट सिटी से ना हमें सिर्फ जेडॉब नहीं मिला, हमें दोबारा से और एक मैप मिल गया। ये एक ओल्ड मैप है, जिसका मतलब ये वहाँ पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पे म्यू स्पॉन होता है। और ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब हम इजीली म्यू के पास जा सकते हैं। लेकिन 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 इतनी जल्दी नहीं। अगर आप भूल रहे होगे तो रेक्वाजा एक गॉड है, और मेरे हिसाब से एक गॉड को पकड़ने के लिए हमें मास्टर बॉल चाहिए होगा। और इसे बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 नेदराइट के इनगट चाहिए। वो तो यार अच्छा है कि हमें कॉमेट शार्ड मिल गया, नहीं तो हमें नेदर स्टार कलेक्ट करना पड़ता। तो हम चले गए नेदर में डायरेक्टली माइनिंग करने के लिए। और मैं भी ना 2 नेदराइट इनगट कलेक्ट करके घर वापस आ गया एंड फाइनली हमने एक मास्टर बॉल बना लिया। और यार इसे बनाने में ना हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई, लेकिन ये वर्थ इट था, क्योंकि इस पोकीबॉल से हम लोग कोई भी पोकेमॉन पकड़ सकते हैं, चाहे वो रेक्वाजा क्यों ना हो। लेकिन इसी बीच ना भाई ने अपने पोकेमॉन को इवॉल्व करवा दिया और अब ये गाराचॉम्प बन चुका है। और यार ये कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है। और इसमें ना 2 खासियत है। पहले तो ये काफी तेजी से दौड़ सकता है एंड दूसरा ये उड़ भी सकता है। एंड अब जैसे कि भाई के पास भी एक उड़ने वाला पोकेमॉन था, तो हम चले गए स्काई पिलर ढूंढने। हाँ मतलब अगर आपको बता नहीं तो रेक्वाजा सिर्फ स्काई पिलर में स्पॉन होता है, जो कि बहुत रेयर स्ट्रक्चर है। और वो तो अच्छा हुआ कि अपने पास चारिज़ार्ड और गाराचॉम्प है, नहीं तो इलाइट्रा से तो हम लोग इसे कभी नहीं ढूंढ सकते थे। इस स्काई पिलर के अंदर जाने पे हमें एक एडवांसमेंट मिल गई थी एंड ये ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया लग रहा था। हमने ना पोकेमॉन के काफी सारे गेम भी खेले एंड ये स्काई पिलर ना पूरे उसी के जैसे लग रहा था। फिर हम टॉप में पहुंच गए, लेकिन रेक्वाजा ना स्पॉन नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने अपने जेडॉप को निकाला एंड इसे निकालते ही हमें एक एडवांसमेंट मिल गया एंड खुद आसमान से रेक्वाजा आ गया। और मतलब क्या बताऊं, हमने अभी तक जितने भी पोकेमॉन्स देखे हैं सबसे बड़ा पोकेमॉन यही है। और एक सच बात बताऊं, ये ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी है। आप इसे देख के ही समझ सकते हो कि ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, ये एक लिटरल गॉड है। तो इससे पहले कि ये भाग जाए हमने इसे मास्टर बॉल से पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन यार मैंने ना मास्टर बॉल काफी दूर फेंक दिया। जय श्री तो हमें ना उस बॉल को ढूंढने में पूरे 5 मिनट लग गए, लेकिन उसके बाद हमने रेक्वाजा को फाइनली पकड़ लिया। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इसे पकड़ के कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब अपने पास एक लिटरल गॉड है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और बैटल्स कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि रेक्वाजा के होते हुए हम कोई बैटल हारेंगे भी। लेकिन मैं बता दूं कि हम इसे राइड नहीं कर सकते। हाँ मतलब एक गॉड आपको खुद के ऊपर राइड क्यों ही करने देगा। फिर इसके बाद हम चले गए ओल्ड रूइंस में, जहाँ पे म्यू स्पॉन होता है। और हाँ मैं आर्केन के ऊपर बैठ के उड़ भी सकता हूँ। फिर ना हम ओल्ड रूइंस में आ गए थे, हमें दोबारा से एक एडवांसमेंट मिल गई एंड हमें ना म्यू भी दिख रहा था। लेकिन जैसे कि ये 30 लेवल का था, तो भाई ने इसे अल्ट्रा बॉल से ही पकड़ लिया। और अब अपने पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा और म्यू है। और आप ना म्यू का साइज देख के इसे कमजोर मत समझना। अगर ये 70 लेवल तक पहुंच जाता है रेक्वाजा जैसे, तो ये भी बहुत पावरफुल है। लेकिन मानना पड़ेगा, एक लेजेंडरी पोकेमॉन होने के नाते ये काफी क्यूट है। फिर इसके बाद हम दोबारा से घर पहुंच गए। हाँ मतलब अभी तो मुझे और अजीब भी नहीं लगता है। घर के पास ना मुझे एक हेराक्रॉस मिल गया और मुझे और एक पोकेमॉन पकड़ना भी था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और अब भाई के साथ साथ मेरे पास भी 6 पोकेमॉन्स हो चुके हैं। तो देखो मुझे और भाई को बैटल करना था, लेकिन उसके लिए हमें एक जिम चाहिए होगा। और जिम के लिए ना हमने सारे मटेरियल्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए थे, तो चलो जल्दी से जिम को बनाना शुरू करते हैं। ओके तो यार अपना जिम बन के हो चुका है रेडी, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ये जिम ना एप्रिकॉट पेड़ों से घिरा हुआ है एंड अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये क्या ही लगता है यार। यहाँ एक स्टेडियम बना हुआ है जो कि पोकीबॉल शेप का है और यहाँ पे फाइट करके क्या ही मजा आएगा। और अब जैसे कि हमारा जिम बन चुका है, तो मैंने ना भाई को चैलेंज कर लिया और यही बैटल डिसाइड करेगा कि कौन है पोकेमॉन चैंपियन। पहले भाई ने अपना स्लग्मा लाया था जिसने मेरे घासली को इजीली डिफीट कर लिया। फिर मैंने अपना गैराडोस निकाला जिसने स्लग को तो डिफीट कर दिया, लेकिन ना ये गाराचॉम्प से हार गया।
फिर मुझे अपना हेराक्रॉस लाना पड़ा, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाई का गाराचॉम्प ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने अपने पहले पोकेमॉन चार्जार्ड को निकाला, जिसने गाराचॉम्प को डिफीट कर दिया। इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ। भाई ने अपने गाराचॉम्प को रिवाइव कर दिया था, जिसने मेरे चार्जार्ड को डिफीट कर दिया, लेकिन मैंने ना अपना रेक्वाजा निकाल लिया, एक लिटरल गॉड को, जिसने सारे के सारे भाई के पोकेमॉन्स को वन हिट कर दिया। एंड देन भाई घर गया और उसने मुझे बैच दे दिया, और ये बैच था एक पोकेमॉन बैच। हाँ मतलब एक पोकेमॉन बैच यार। लेकिन फिर भी मैंने इसे प्लेस कर दिया क्योंकि ये मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मेरे पास रेक्वाजा नहीं होता ना तो ना मैं भाई से हार जाता। रेक्वाजा ने अकेले भाई के सारे पोकेमॉन्स को वन हिट कर दिया। इतना ज्यादा पावरफुल होता है रेक्वाजा। ओके, तो जैसे कि अब 100 डेज निकल चुके हैं, तो एक सच बात बताओ, हमने ना 105 डेज सरवाइव कर लिए हैं। हाँ मतलब हमें इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि हमें दिनों का पता ही नहीं चला। हमें ना इन 100 डेज में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको वीडियो देखने मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अब ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तब तक के लिए बाय बाय। हम तो चले थोड़ा और बैटल करने।